गुड इवनिंग बच्चे। ओके, सो हम लोग फ्रेंचाइजिंग से करते हैं, ठीक है। बेसिकली उस दिन भी मैंने फ्रेंचाइजिंग, आज मेरी वॉइस क्लियर है ना सबको? सब मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? यस मैम। सो फर्स्ट, यस यस यस, फ्रेंचाइजिंग मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था कि फ्रेंचाइजिंग की अगर हम बात करते हैं एज अ डेफिनेशन, तो ये जो हमारे सामने डेफिनेशन है वो ये है कि फ्रेंचाइजिंग इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट between franchisor and a franchisee in which the franchisor allows the franchisee to conduct a business under an established name as per the business format। मतलब ये है कि जो फ्रेंचाइजी जिस भी बेसिस पे स्टार्ट होती है वो एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे स्टार्ट होती है, ठीक है। उसका जो बिजनेस होता है, उसके रूल्स, उसके रेगुलेशंस, उसकी पॉलिसीज पहले से सेट होती हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर जैसे पिज्जा हट और मैकडोनल्ड्स के सर ने एग्जांपल दिए हैं, लेकिन अगर एग्जाम्पल के बेसिस पे हम लेकर चलते हैं तो पिज्जा हट है, उसका फ्रेंचाइजी अगर मैं कल को कहीं भी ओपन कराती हूँ, उसका जो फ्रेंचाइजी का प्राइस रहेगा आपके पिज्जा का, मतलब अगर एक पिज्जा 50 रुपीज तो पर इंडिया में वो पिज्जा 50 रुपीज का ही सेल होगा, ठीक है। अगर उनका बिल जिस बेसिस पर एक जगह आ रहा है उसी बेसिस पर ऑल ओवर इंडिया में आएगा, हम उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं कर सकते। जैसे हमारा लोकल स्टोर होता है ना, किराना स्टोर वाला, अगर वहां पर कोई माल हमारा एमआरपी रेट उसकी क्लोज है बहुत ज्यादा या फिर कुछ ऐसा है, तो हम उसे अपने हिसाब से सेल कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई एक छोटा सा हम लोग ने एक शॉप ओपन कर लिया जहाँ पर मैं चाइनीज फूड अपना सेल कर रही हूँ, अगर मेरी सेल इतना अच्छा नहीं है या फिर मैं स्टार्टिंग में उसे ओपन कर रही हूँ, तो वहां पर क्या है, वहां पर अपनी सेल और अपने प्राइस अपने हिसाब से कर सकते हैं। अभी मेरा नया नया स्टोर ओपन हुआ, मैंने 50 रुपीज का सेल कर रही हूँ, बट फ्रेंचाइजी में ऐसा नहीं है। वेट एक मिनट, बट फ्रेंचाइजी में ऐसा नहीं है। फ्रेंचाइजी में आपका क्या है, जो आपका फ्रेंचाइजर होगा, जिसकी आप फ्रेंचाइजी लेंगे, जिस भी कंपनी की, जिस भी ब्रांड की, उस ब्रांड के आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही उसके जो कॉन्ट्रेक्चुअल होगा, उसका कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके बेसिस पर ही आपको चलना होगा। सर नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर है कि फ्रेंचाइजी के एडवांटेज भी है। हाँ, अगर कोई भी चीज हम लोग स्टार्ट करते हैं या फिर कोई भी बिजनेस, तो उसके एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं हर एक चीज के। तो हमारे फ्रेंचाइजी के एडवांटेज क्या है कि अगर हम कोई भी बिजनेस अपना एज अ फ्रेंचाइजी स्टार्ट करते हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या है? स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ब्रांड अवेयरनेस, ऑपरेशन प्रोसीजर एंड मैनेजमेंट स्किल्स, रिड्यूस मार्केटिंग कॉस्ट, एक्सक्लूसिव सेलिंग राइट्स। बेसिकली ये जो भी आपके एडवांटेज हैं वो ये है कि अगर आप कोई भी फ्रेंचाइजी स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें ऑल ओवर इंडिया में पिज्जा हट है, डोमिनोज है, आपका मैकडोनल्ड्स है, बर्गर किंग है, अगर हम और ये जितने भी बड़े बड़े ब्रांड के नाम बोल रही हूँ, अगर हम इनकी फ्रेंचाइजी लेते हैं, इनकी ब्रांड अवेयरनेस आज 90% लोगों को इंडिया में है, जो भी जिनको भी नॉलेज है, जो अगर इन सब चीजों को ले रहे हैं, बर्गर उनको पसंद है, पिज्जा पसंद है, तो उन सबको पता है कि मैकडोनल्ड्स क्या है, डोमिनोज क्या है, तो ब्रांड अवेयरनेस की तो दिक्कत होती ही नहीं है। अगर हर बंदा ब्रांड अवेयरनेस होगी उनके अंदर, तो ऑब्वियसली हमारी सेल भी होगी। ऑपरेशन प्रोसीजर मैनेजमेंट स्किल्स, किसी भी आप ऐसे स्टोर में जाएंगे जिसका फ्रेंचाइजी होगा, जिसका ब्रांड होगा, वहां पर जो मतलब वहां पर जो स्वीपर से लेके हर एक बंदा जो लोअर डिपार्टमेंट से लेके अपर डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, बहुत ही सिस्टमेटिकली काम करते हैं, क्योंकि उनको ट्रेनिंग और वो प्रोफेशनल बंदे होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम किसी को भी जैसे जो छोटे छोटे स्टोर होते हैं ना चाइनीज के या फिर कुछ भी ऐसा जो होता है फूड के, वहां पर जो काम करने वाले होते हैं प्रोफेशनली होते हैं, बट यहाँ पर ऐसा है कि वो प्रोफेशनल बंदों को ही हायर करते हैं। रिड्यूस मार्केटिंग कॉस्ट, एक्सक्लूसिव सेलिंग राइट्स, हमारे पास सेलिंग राइट्स होते हैं, मार्केटिंग कॉस्ट को रिड्यूस करते हुए चलते हैं कि भाई ठीक है, मैं इतने में कोई भी चीज अपना फ्रेंचाइजी ले रही हूँ, अगर वो हमारे यहाँ से अच्छी से चल रही है, देन वी विल कंटिन्यू। सर नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड है कि डिसएडवांटेज क्या है? कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजन, कैंसिलेशन क्लॉज, लेस अथॉरिटी इन डिसीजन मेकिंग। अब जब हम किसी भी चीज की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं ना, एक जो फ्रेंचाइजी होती है, उस दिन भी मैंने एक चीज बताई थी कि वो सब कर सकते हैं जिनके जो बड़े बड़े ब्रांड हैं, वो अपने ब्रांड पे कोई भी कल को एक कोई भी ब्रांड पे वो नहीं लग सकते कि भाई कि नहीं मेरा ब्रांड खराब है, कल को अगर एक भी कस्टमर बोलता है उस स्टोर पे खड़े होके कि आपके इस ब्रांड में ये चीज खराब है या फिर कुछ ऐसा है, तो वहां पर जो फ्रेंचाइजी का कॉन्ट्रैक्ट है वो वही उसी टाइम वो खत्म करने का उनके पास पूरा का पूरा लीगली अथॉरिटी होती है, ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोविजन, कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजन मतलब ये होता है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होता है, अगर आपका जहां भी आपने अपना वो स्टोर ओपन किया है वो बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है, उसके रिव्यू बहुत ज्यादा अच्छे हैं,
रिव्यू अच्छी है, उसकी रेटिंग अच्छी है, देन वो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट वो फर्दर रिन्यू करेंगे। अदरवाइज अगर उनकी रेटिंग बहुत ज्यादा खराब आ रही है, एक रेटिंग है, कस्टमर आपके उस चीज से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वहीं पे वो अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म कर देंगे, उस कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू नहीं करते हैं। काउंसिलेशन क्लॉज, कभी भी वो आपका कैंसिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डोमिनोज की फ्रेंचाइजी मेरे पास है, कल को मैं डोमिनोज में जो भी प्रोडक्ट आ रहा है, मतलब जो भी डोमिनोज में प्रोडक्ट आ रहा है उसके अलावा भी मैं कुछ और सेल कर रही हूँ वहां पर, या फिर एक डोमिनोज का पिज्जा 100 रुपीज का है, मैं 200 का सेल कर रही हूँ, या फिर उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके हिसाब से मैं नहीं चल रही हूँ, या फिर मेरे उस स्टोर पर जो टेस्ट है वो अलग डोमिनोज के स्टोर के टेस्ट से डिफरेंट आ रहा है, तो भी उसकी रिस्पॉन्सिबल मैं होती हूँ। उसी वक्त वो उसका जो भी पूरा का पूरा हमसे फ्रेंचाइजी ले सकती, वापस ले लेंगे। लेस अथॉरिटी इन डिसीजन मेकिंग, यस, क्योंकि मैं किसी और की फ्रेंचाइजी ले रही हूँ, मुझे जो वो कंपनी बोलेगी, जैसा बोलेगी, जिस प्राइस पर बोलेगी, जिस रूल्स के हिसाब से बोलेगी, जिस ऑफर के साथ बोलेगी, मुझे अपना स्टोर उस ऑफर के साथ चलाना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट स्लाइड। इधर फ्रेंचाइजी एडवर्टाइजमेंट एडवांटेजेस अगर हम ऑल ओवर उसके हिसाब से बोलते हैं तो रॉयल्टी कंटिन्यू होती है, क्योंकि बहुत बड़ा नाम होता है, ब्रांड होता है, उनका खुद का फर्नीचर, मतलब आप हर रेट जितने भी बड़े बड़े आप फ्रेंचाइजर्स की बात करेंगे ना, इनका खुद का एक थोड़ा डिफरेंट होता है, तो जो Ma'am, your audio is not वो सारे clear. डिफरेंट है। अभी ठीक है? Yes, ma'am. हाँ ठीक है। तो उनका ये है कि अगर हम फ्रेंचाइजी की बेस्ट ऑल ओवर नेशनल क्वालिटीज पे बात करते हैं, तो उनका जो स्टोर होते हैं ना, उनकी हर स्टोर की एक अपनी डिफरेंशिएट क्वालिटी होती है। मैकडी है, मैकडी के बाहर एक अलग क्वालिटी है कि उसके बाहर एक वो उन्होंने पपेट से रखा हुआ है जिसके साथ आप फोटो क्लिक कराते हैं, या फिर कोई बच्चा जाता है तो बच्चे के लिए एक वो डिफरेंट सीट देते हैं बैठ के खाने के लिए, जो छोटा सा बच्चा होता है। तो जितने भी फ्रेंचाइजी है उनका अलग अलग क्वालिटीज है, सेलिंग क्वालिटी है, एज ग्रुप के हिसाब से कुछ समथिंग डिफरेंट वो चीज वो प्रोवाइड करवाते हैं, उससे बड़े जो एज ग्रुप उनके लिए कुछ अलग चीज कुछ प्रोवाइड कराते हैं, राइट। क्योंकि उनको तो सेल करना है, हर कस्टमर को पिच करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एडल्ट को पिच कर रहे हैं, या फिर सिर्फ जो यूथ है उनको पिच कर रहे हैं। कपल्स के लिए वो समथिंग कुछ अलग करते हैं, ठीक है, बच्चों के लिए कुछ अलग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हमारे एज के लोग आ रहे हैं उनके लिए कुछ अलग कर रहे हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे है फ्रेंचाइजर एडवर्टाइजिंग डिसएडवांटेज। इंफ्रा फ्रेंचाइजर कॉम्पिटिशन, इंसर्ट प्रॉफिटेबिलिटी, फ्रेंचाइजी डिजायर्ड फॉर इंडिपेंडेंस। या इंट्रा फ्रेंचाइजर उस दिन मैंने बताया था कंपटीशन में क्या है, बर्गर किंग और मैकडी एक अपने आप में बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है। आज अगर फॉर एग्जांपल दिवाली का कुछ टाइम चल रहा है और अगर मैकडी ने कुछ अपने ऑफर्स चलाए कि एक बर्गर के साथ एक फ्री, या फिर एक मील के साथ एक मील फ्री, या कुछ भी ऐसा कुछ होता है, तो नेक्स्ट डे आप जरूर अगर बर्गर किंग के स्टोर में जाएंगे तो वहां पर आपको सेम ऑफर मिलेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है। वो नहीं चाहता कि कल को अगर मेरा कॉम्पिटिटर कुछ भी नया चीज ऑफर में ला रहा है या फिर कोई भी नया प्रोडक्ट। आपने सबसे बड़ा देखा होगा अभी जब बीच में कोविड के टाइम पे ना मैकडी में स्टोर में मैकडी बंद हो गई थी, जब उन्होंने नेक्स्ट ओपन किए तो वहां पर वो नया लाई चाय सिर्फ और सिर्फ वो इंडिया में ही नया क्यों लाए, क्योंकि मोस्टली इंडिया में जो लोग हैं वो कॉफी प्रेफर नहीं करते हैं, जिस वजह से मैकडी का जो ब्रांड अवेयरनेस है, जो लोगों को वहां पर जाना कम हो गया था। बट वही बर्गर किंग में आपकी चाय अवेलेबल है, ठीक है। तो मैकडी ने क्या किया, एक नया चीज लाए, वो अपनी क्योंकि उन्हें अपनी सेल बढ़ानी थी, उन्हें उससे अर्निंग करनी थी, तो उन्हें पता है कि इंडिया के लोग या फिर हमारा कल्चर क्या है। तो बेस्ट पार्ट ये भी किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या फिर आप किसी भी चीज को कर रहे हो बिजनेस को लेकर, कि भाई वो उनको पता है कि कल्चर क्या है, हम किस कल्चर में काम कर रहे हैं। अगर आप हमारे यहाँ पर अभी वेस्टर्न ड्रेस एकदम से स्टोर ओपन कर लेंगे, बहुत कम सेल होता है क्योंकि हम लोग उतना प्रेफर नहीं करते हैं। वही आप सेम अगर फॉरेन में चले जाएंगे, वहां पर अगर आप इंडिया का स्टोर ओपन करेंगे तो वहां पर भी वो चीज बहुत कम सेल होगी, राइट। नेक्स्ट आता है इंजर्ड प्रॉफिटेबिलिटी। या जब एक ही जगह पर अगर आपके सेम दो
सेम फ्रेंचाइजी के स्टोर ओपन है तो वहां पर आपका प्रॉफिट जो होता है वो थोड़ा लेस होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पर्सन आपको पता है कि ये चीज नहीं वो चीज प्रेफर करते हैं। किसी को बर्गर किंग का टेस्ट बहुत ज्यादा पसंद है, किसी को मैकडी का टेस्ट बहुत ज्यादा पसंद है। फ्रेंचाइजी डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस, जो हम लोग जैसे मैंने जैसे फ्रेंचाइजी ली, मेरा ये मानना होगा कि मैं वहां पर इंडिपेंडेंसी से काम करूंगी, वहां पर फ्यूचर बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि वो मेरा खुद का स्टोर है। सिर्फ स्टोर आपका अगर फ्रेंचाइजी किसी और की है तो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये भी होता है कि आप किसी और के अंडर या फिर किसी और रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड दिखाइएगा। या अब ये बताओ किसी को फ्रेंचाइजी में कुछ डाउट वगैरह तो एक बार क्लियर करे मुझसे, तो देन मैं नेक्स्ट स्टार्ट करती हूँ। नो मैम, कोई डाउट नहीं है। नो मैम। ओके ओके, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना आप सबको बच्चों? यस मैम। नहीं आया तो बोल देना मुझे, ठीक है? ओके मैम। नेक्स्ट है आपका लीज डिपार्टमेंट। लीज डिपार्टमेंट, दीज आपको अगर हम एज अ बुकिश नॉलेज के हिसाब से इससे पढ़ते हैं तो दीज आर ऑल्सो नोन एज शॉप इन शॉप। When a selection of department in a retail store in a rented for outside party is called a lease department. The license permit the license to use the property and turn the license pay as a fee to the license for the using his property. Basically lease department में वैसे बोल सकते हैं कि हम किसी और के यहाँ किराए पे काम कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं, फिर किराए पे कोई चीज लेकर अपना काम कर रहे हैं। मैंने बताया, जो किसी बच्चे ने मुझसे पूछा हो, जैसे मैं हूँ कभी दिल्ली में किसी और के घर में, तो मैं कहीं ना कहीं उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से रहूंगी। अगर वो बोलता है आप अपने साथ 4 बच्चों को नहीं रख सकते हैं, देन इट्स 100% श्योर कि मैं उस घर में 4 बच्चों को नहीं रख सकती हूँ अपने साथ। जैसा वो ऐसा पड़े, भले भी मैं उस उतने एरिया का पे कर रही हूँ, उससे मतलब नहीं है। तो एक ये भी आप बोल सकते हो, लीज पर आपको दूसरे के रूल्स एंड दूसरे के रेगुलेशंस के हिसाब से रहना पड़ेगा। सेम अगर हम एक शॉप का बात करते हैं, अगर वो उस टाइम पे बोलते हैं कि नहीं आप इस जगह पर सिर्फ इसी चीज का शॉप ओपन कर सकते हैं, बट मेरा स्टोर मुझे किसी और चीज का ओपन करने का है, तो हम उसी चीज की ओपन करेंगे, क्योंकि मैं किसी और की अथॉरिटी पे रह रही हूँ, अपने अथॉरिटी नहीं है। भले भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि लीज आपका जो भी है वो पूरा का पूरा परमिट होता है, वो गवर्नमेंट के साइन होते हैं, उस पर पूरा परमिट करवाते हैं वो लोग उसके लाइसेंस को, और जब तक हम उस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं उसको पे करते हैं। जिस टाइम पे हम उस प्रॉपर्टी का यूज करना छोड़ देते हैं, मैं पे करना बंद कर देती हूँ। ठीक है सर, नेक्स्ट स्लाइड। लीज डिपार्टमेंट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। ये फिल्म मर्चेंटाइज एंड लास्ट मार्केटिंग, रिड्यूस स्टोर, इंक्रीज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। बेसिकली जो लीज पर आप जितने भी काम कर रहे हैं, वहां पर इसमें ये लिखा है कि आपका एक तो बहुत रिड्यूस कॉस्ट पर आप स्टोर का जो कॉस्ट है वो पे करते हैं, क्योंकि अगर आप खुद का एक लेकर किसी चीज को बनवाएंगे या फिर, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है और बहुत ज्यादा कॉस्ट भी लगता है। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज कर देता है। यस, ऑल राइट, क्योंकि अगर आप अभी दिल्ली में कोई भी सीपी में लीज पर लेकर शॉप ओपन करते हो, तो वो ऐसे स्पेस या फिर ऐसी जगह ही है जहाँ पर किसी भी चीज का स्टोर ओपन करेंगे, किसी भी चीज की शॉप ओपन करेंगे, किसी भी चीज का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आपको वहां से प्रॉफिट आना ही आना है। ठीक है, लीज डिपार्टमेंट, क्वांटिटी प्रोसीजर एंड डैमेज इमेज। डैमेज इमेज की बात अगर हम करते हैं कि अगर आप चलो पाकिस्तान में अगर हम कोई चीज लीज पर ले रहे हैं, तो वहां का तो इमेज ही खराब है। वहां पे मैं भले भी बहुत अच्छा किसी चीज का स्टोर ओपन करूंगी, लोगों को लगेगा कि वहां पर कोई चीज इमेज की बात होती है। पाकिस्तान से क्या चीज याद आती है? खून खराबा, ये वो, क्योंकि उस जगह की इमेज ही वैसी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक डैमेज इमेज की बात भी है। सेकेंड है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेटिंग प्रोसीजर, आप किसी और तरीके से उस जगह पर काम करना चाहते हैं, मतलब आपका सिस्टम अच्छे से नहीं चल रहा है, और बट वहां पर आपको किसी रूल्स के हिसाब से रहना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है, तो एक उसमें भी है कि कॉन्फ्लिक्ट होता है थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग प्रोसेस में। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है
किसी भी चीज में अच्छे से काम नहीं होना, या फिर दो किसी भी चीज में हेलो। यस मैम। सर नहीं है, अभिषेक सर। हाँ, नेक्स्ट आती है कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स। कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स मतलब ये कि जैसे ये जो भी बड़े बड़े शॉप हैं, बिग बाजार हुआ, इसमें सर ने एग्जांपल दिए, सहकारा हुआ, या फिर ये कि आपको प्रोडक्ट जो है या फिर कोई भी चीज आपको एक रीजनेबल प्राइस में मिलती है, ठीक है। और वो जो स्टाफ होता है वो वहाँ पर थोड़ा कोऑपरेटिव होता है कि भाई हाँ वो कोऑपरेट, और वहाँ पर कस्टमर भी अपना जो प्रोडक्ट है वो खुद से उठा के खुद ही अपना बिलिंग कराता है। तो एक बेसिकली एक ये कंज्यूमर में ही डोर होते हैं जहाँ पर आपको ऑल ओवर सारा ही उस स्टोर पर सामान मिल रहा है। उसको मैं हम लोग बोल सकते हैं कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, कैसे वो अपना खुद का सामान खुद परचेज करते हैं। ऐसा नहीं कि आपको वहाँ पर बोलना पड़ता है कि ये चीज निकाल दो या फिर कुछ ऐसा कर दो, आपको अपने हिसाब से किसी भी प्रोडक्ट को वहाँ पर ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। ये आपका रिटेल फॉर्मेट है, ये मैंने आपको 2 बार समझाया है रिटेल फॉर्मेट। फिर भी अगर किसी को डाउट है, इसको लास्ट में पूरा का पूरा स्लाइड है, मैं इसको लास्ट में कवर करूंगी रिटेल फॉर्मेट को। सर स्टोर वेस्ट रिटेलिंग। स्टोर वेस्ट रिटेलिंग में आपका आता है सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ मर्चेंट एंड ऑफर्ड। डिपार्टमेंटल स्टोर। Departmental store is a large-scale institute that offers several products pin to pin such as clothing, grocery, retail store that sell a wide variety of goods. Basically यहाँ पर क्या है कि आप एक किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड की बात ये लोग कर रहे हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर अगर हम एज ए मर्चेंडाइज के बेसिस पे बोलते हैं कि वो एक पूरा स्टोर होता है जहाँ पर पेंटालून आपने देखे होंगे, मैक्स के शोरूम्स देखे होंगे, ये जितने भी शोरूम होते हैं यहाँ पर हर एक चाइल्ड ग्रुप के हिसाब से आपको कुछ भी चीज वहां पर मिल जाएगी। हर एक एज ग्रुप का, सॉरी कोई भी एज ग्रुप है आपका 1 to 5 भी वहां पर अवेलेबल रहते हैं एज ग्रुप के, और वहां पर ऑलमोस्ट सारे की सारी चीज अवेलेबल है भी होते हैं। वहां पर ग्रोसरीज भी होती हैं, वहां पर शूज भी होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक डिपार्टमेंट लेन द एक्सपीरियंस विद एन एमेल्यूशन शॉपर स्टॉक। एक मिनट, अभी आ रही है आवाज? यस मैम, अब आ रही है। तो इसमें भी आपका डिपार्टमेंटल स्टोर में सेम वो लिखा हुआ है कि आपका एक ही जगह पर बहुत सारी चीज आपको अवेलेबल हो जाना एक ही पर्टिकुलर ब्रांड की, ठीक है। शॉपर स्टॉप हुआ, एग्जांपल दिए गए, पेंटालून है, डीमार्ट है, आपने देखे होंगे ना मैक्स के शोरूम, उसमें हर एक चीज मिलता है हर एक एज ग्रुप का, मतलब हर एक सेक्शन होता है वहां पर कि एज ग्रुप हुआ एंड आपका जेंडर वाइज हुआ, राइट। तो हर एक एज ग्रुप के वहां पर आपको कुछ भी अवेलेबल रहता है। नेक्स्ट सर। कन्वीनियंस स्टोर। स्मॉल स्टोर लोकेटेड नियर द रेसिडेंशियल एरिया। उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि आप कन्वीनियंस स्टोर वो होते हैं जो आपके आसपास छोटे छोटे स्टोर होते हैं जहाँ पर इजिली ऑन द बेसिस उस टाइम पर मुझे जिस चीज की जरूरत है हम लोग तुरंत जाते हैं, विद इन 5 मिनट वो सामान परचेज करके ले आते हैं, उसके बेसिस पे उनको पे करते हैं, ठीक है। आपके आसपास ये बहुत सारे स्टोर्स होंगे, जैसे कि आपका जो पान वाले होते हैं, जो छोटे मोटे वो रखते हैं जहाँ पर आपको छोटी मोटी खाने की चीजें या फिर कुछ भी उस टाइम पे जो हमारी बेसिक डेली नीड्स है वहां पर वो हम लोग पूरी वो फुलफिल करते हैं। ऐसा अगर हम लोग बुकिश नॉलेज की बात करते हैं, लेकर सेल आइटम सच एज कैंडी, आइसक्रीम, सॉफ्ट ड्रिंक्स, लॉटरी टिकट्स, cigarette and all over the tobacco product, newspaper, magazines, along with the selection of processed food and preferred such as groceries etc. मतलब आपका छोटा मोटा कोई भी सामान जो आसपास आप जो भी छोटी मोटी खोखे टाइप जो होते हैं,
जहाँ पर इजिली हम लोग को कुछ भी मिल जाता है तो उन्हें हम लोग बोलते हैं कन्वीनियंस स्टोर। ठीक है सर, नेक्स्ट है सुपरमार्केट। सुपरमार्केट और हाइपर मार्केट में दोनों एक ही चीज के साथ कवर कर देती हूँ। बेसिकली उस दिन भी मैंने बताया था कि सुपरमार्केट एंड हाइपर मार्केट में वहां पर आप अगर एक इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सारी चीज सेम होती है। वहां पर भी आपको एक जगह पे, एक बहुत बड़ी सी जगह पे आपको हर एक चीज प्रोवाइड होती है। ठीक है, वहां पर भी आपको खुद से सारा का सारा सामान चूज करके अपना खुद से बिल वगैरह परचेज वो करना पड़ता है। बट सुपरमार्केट और हाइपर मार्केट में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। सुपरमार्केट हाइपर मार्केट से ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, एंड आपको अनदर थिंग कि वहां पर हम लोग बल्क में प्रोडक्ट परचेज करते हैं हाइपर मार्केट में एंड लो कॉस्ट पे। ठीक है, बट वही सुपरमार्केट में क्या होता है, यहाँ पर भी आप लोग सामान बल्क में परचेज कर सकते हैं, बट एज अ आपका जो भी वहां पर एमआरपी प्राइस रहेगा या फिर उस टाइम पे उस जगह पर कोई भी जो ऑफर चल रहा होगा उसके साथ बहुत माइनर सा डिफरेंस है। बट आप ये नहीं कह सकते कि सुपर मार्केट एंड हाइपर मार्केट इज सेम। सुपर मार्केट इज मच बिगर देन द हाइपर मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड सर। ये देखिए, a hypermarket is a super store which combine a supermarket as a department store. Hypermarket is a huge retail store that offer various products such as clothes, jewelry, stationery, electronic goods in a cheaper price. Example, Walmart, Star Bazaar, Gantt Store, etc. They focus on high volume, मतलब वो लोग हाई वॉल्यूम इन द सेंस इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हुआ, क्लॉथ हुआ, किसी भी चीज को आप बल्क में प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं वो तो ये लोग उनको लो कॉस्ट पे आपको प्रोवाइड करवाते हैं। एग्जांपल्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट सर, ये आपके हाइपर मार्केट के स्टोर का। तो नेक्स्ट विशाल मेगा मार्ट, स्पार्स टेक। नेक्स्ट स्पेशलिटी स्टोर, या स्पेशलिटी स्टोर इमेज के बेसिस पे और जहां से ही आपके दिमाग का और कुछ नहीं। तनिष्क हुआ। निधि मैम, थोड़ा ना कभी कभार आपका अभी स्टार्टिंग में सही Titan? चला। हाँ मैम, आवाज आ रही है सिर्फ और मेरी? सिर्फ कभी कभार आपका अभी, हेलो। हाँ मैम, थोड़ा सा ना कभी नेटवर्क इशू आ जाता है कभी कभार। हाँ यस सर, यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा बीच में हो जाता है। अभी आ रही है सर आवाज? यस मैम। यस यस बिल्कुल। ओके ओके ओके, ठीक है। एक स्पेशल स्टोर में क्या है कि कोई भी ब्रांड सिर्फ और सिर्फ से बहुत ज्यादा फेमस है या फिर जब उस चीज के सुन रहे हो तो सिर्फ वही चीज आपके माइंड कि उस जगह पर अगर हम जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ वही चीज के वक्त में या फिर वही चीज अवेलेबल रहेगी। आपका टाइटन है, टाइटन का अगर नाम कहीं भी आप सुनता है वो स्टोर सिर्फ और सिर्फ वॉच का। ठीक है, रेमंड्स है मतलब क्लॉथिंग का रहेगा, वो भी रेमंड्स पे मेंस का। ठीक है, एंड आपका तनिष्क आपको पता है वहां पर गोल्ड ही अवेलेबल रहेगा। तो ऐसे जो भी स्पेशलिटी स्टोर नहीं बोलते हैं जिनका इसमें लिखा है स्पेशलिटी स्टोर कैन बी नोरो प्रोडक्ट मिक्स विद डेप ऑफ असॉर्टमेंट विद द लाइन, मतलब एक असॉर्टमेंट के साथ वो अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तनिष्क टाइटन है, आपको पता है उसकी वॉच अगर आप परचेज करते हो तो आप श्योरिटी मिलती है कि आपको इसके इतने से इतने टाइम पीरियड तक अगर होता है कुछ भी उसको तो आप उसे एक्सचेंज कर सकते हो। तनिष्क को वो लोग एड भी देते हैं बहुत अच्छे अच्छे, आपके फ्यूचर्स का वादा ये वो, तो एक अश्योरिटी के साथ वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। द एम्बेसी इज वन अ लिमिट नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, हाई लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस। हाई लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस मतलब ये कि उनका सबसे मेन फोकस वही कि भाई कस्टमर का सब कुछ है, और सिर्फ इसी का नहीं, हर एक जो भी आपका रिटेल स्टोर चल रहा है उनका वो चल ही इसी रहे, क्योंकि वो कस्टमर को अगर सब कुछ मान रहे तो उनका रिटेल स्टोर मार्केट में चल रहा है। Specialty store often sells shopping goods such as jewelry, computers, music system, supporting goods. आपका आईफोन का जो शोरूम है, अगर आप आईफोन के शोरूम से ही सुनेंगे तो आपको पता है वहां पर सिर्फ और सिर्फ वही चीज अवेलेबल होगी। मतलब आप मॉल वॉल में कभी जाते हो ना, वहां पर जहाँ पर आप कभी एमआई का शोरूम देखते हैं, एमआई का शोरूम है तो सिर्फ वही चीज, मतलब
उस प्रोडक्ट का सिर्फ वो पर्टिकुलर ही प्रोडक्ट सेल हो रहा है उस ब्रांड का। नेक्स्ट ये तो ना, हाँ यहाँ पर फर्नीचर का भी आ जाता है। फर्नीचर का भी एक बहुत बड़ा कोई ब्रांड है, मुझे दिमाग में भी है नहीं, तो उसका भी यहाँ पर फर्नीचर है, फैब्रिक है, ज्वेलरी है। कस्टमर सर्विस एंड सेटिस्फेक्शन आर गिविंग ड्यू इम्पोर्टेंस, मतलब इनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कस्टमर की सर्विस और उनका पर्सनल सेटिस्फेक्शन। जब भी आप ऐसे किसी रिटेल स्टोर में जाएंगे ना, जो स्पेशलिटी स्टोर्स हैं, वैसे तो अभी हर ही स्टोर में ऐसा होने लगा कि वो रिव्यू आपसे फिल कराते हैं, बट इनका सबसे ज्यादा फोकस रहता है रिव्यू पर। कोई भी कस्टमर हमारे आया है कि उनसे वो जरूर बोलेंगे इन द एंड कि मैम रिव्यू फिल करके जाइए, क्योंकि रिव्यू के बेसिस से पूरा का पूरा वो अपना बिजनेस चला रहे हैं। अगर एक भी रिव्यू उनकी एक दिन में अगर 2 रिव्यू से ज्यादा उनके खराब आ जाते हैं, तो मतलब उनका वो स्टोर उस लोकेशन पे अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, a store that exclusively sells cell phones, video games would be considered specialized. A specialty store specializes one area. ये आईफोन की बात कर रही हूँ मैं। आईफोन के स्टोर की अगर इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट है आईफोन, ठीक है। नेक्स्ट ये आपके फोटो में बाटा का शो, ये शूज का एंड जस्ट इन टाइम टाइटन, ठीक है। क्रॉसवर्ड, ये सारे के सारे शोरूम्स के नेम है। ऑफ प्राइस रिटेलर, अभी आप लोग को इतना समझ में आ गया ना? कोई डाउट पूछ सकते हो एक बार बच्चों? हेलो मैम, वो आपने कल फिर वर्ड का मतलब नहीं बताया था। किसका? कन्फिल मैम, वो जो Conflict? डिपार्टमेंट डिसएडवांटेज में था एक वर्ड। एक बार से बैक करिएगा। कॉन्फ्लिक्ट्स का? मैम ये फर्स्ट पॉइंट में। यस मैम। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट इन ऑपरेटिंग प्रोसीजर। यस मैम। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये होता है कि देखो, अगर हम 2 लोग हैं, हम 2 लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे से, बट कल को हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है किसी भी चीज में, हम लोग के व्यूज सेम नहीं है, हम लोग जो चीज सोच रहे हैं वो चीज सेम नहीं है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट का बेसिकली मतलब है कि हम लोग किसी भी पॉइंट पर 2 लोग सेम व्यूज पर या फिर सेम उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं। एक तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये होता है, अगर हम इस बेसिस पे, मतलब क्या है कि हमारे घर में जैसे 2 लोग होते हैं, ठीक है, हमारे फादर मदर है, उनकी किसी भी चीज में व्यूज सेम नहीं है, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, या फिर उनकी जब हमारी 2 लोगों की विचारधारा सेम नहीं होती है तब कॉन्फ्लिक्ट इन ऑपरेशन प्रोसेस एंड ऑपरेटिंग प्रोसेस। मतलब ये कि हमारे यहाँ जो भी चीज रन कर रही है वो कहीं ना कहीं काम, फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चर, किसी एक बोतल को हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, उस बोतल की एक प्रोसेस भी अगर गलत होता है तो पूरा का पूरा जो हम लोग प्रोसेस मैन्युफैक्चर हो रहा है वो पूरा का पूरा खराब हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं उस एक कहीं गलती में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वो चीज अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब आप लड़ाई झगड़े से बोल सकते हो, किसी 2 लोग का काम अच्छे से नहीं हो रहा है, या फिर कोई काम अच्छे से वर्क रन नहीं कर रहा है कंपनी में। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रोसेस का मतलब ये है कि कोई भी सामान हमारे यहाँ आ रहा है, या फिर जिस तरह से हमारा वर्क कल्चर है वो सब काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट ऑफ प्राइस रिटेलर। ऑफ प्राइस रिटेलर क्या, मैंने आपको पहले भी बताया था, मॉल में जाते हो तो कभी कभी बहुत सारी चीज आपको बहुत सस्ते मिल रही होती है, बहुत लो कॉस्ट पे मिल रही होती है, सिर्फ मॉल में ही नहीं। अभी आप किसी मार्केट, जो ये सीजनल मार्केट लगते हैं आपके, सीजनली जो वीकली मार्केट लगते हैं, शनि बाजार होता है जिसको मंगल बाजार बोलते हैं, या फिर जब आप ऐसी जगह जाते हो तो इनको बड़े बड़े जो शोरूम्स हैं उनके बाहर सेल में प्रोडक्ट सेल हो रहा होता है, कभी ट्राउजर्स या फिर कुछ भी शर्ट्स या फिर स्वेटर्स, जो कि आपको 50% ऑफ में, या फिर उनका जो ऑफिशियली प्राइस आपने कभी देखा हो 1000 रुपए है, तभी वो आपको 200 रुपए में, 300 रुपए में मिल रहा है। क्यों लिखा है इसमें? ऑफ प्राइस रिटेलर परचेज मैन्युफैक्चर सेकंड आउटडेटेड ऑफ सीजन एट अ डीप डिस्काउंट, जिसका फैशन नहीं होगा अभी मार्केट में,
ठीक है, ये जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी आपको डीप डिस्काउंट में मिलती है, या फिर जिनकी एमआरपी प्राइस बहुत ज्यादा नजदीक है, ऐसी चीज आपको ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर आपको प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आप मार्केट में लेने जाएंगे तो बहुत ज्यादा महंगा मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ स्टोर्स पर वो सस्ते प्रोवाइड होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मैन्युफैक्चर डेट, वो एमआरपी डेट बहुत ज्यादा करीब होती है। उनको पता है 1 महीने बाद इससे मुझे कोई भी अर्निंग नहीं हो, सेल करते हैं डिस्काउंट पे। ओल्ड साइज, अनपॉपुलर कलर एंड डिफेक्टिव यूनिट्स कैन बी द मर्चेंडाइज। मतलब कोई भी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल कोई भी क्लॉथ है, वो थोड़ा सा भी डिफेक्टिव है तो उसको हम लोग क्या लगा देंगे, सेल में लगा देंगे, वो सेल में सेल हो जाएगा। वो उनको क्या, ये फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, लास्ट कम लास्ट डेट आउट। मतलब अगर कोई भी प्रोडक्ट हमारे यहाँ सबसे बाद में आया है, बट एट द टाइम वो परचेज करते समय जब वो बल्क में आ रहा था, हमने नहीं देखा कि उसकी एमआरपी डेट बहुत ज्यादा करीब है, या फिर हम क्लॉथिंग की टाइम बात करते हैं तो वो थोड़ा सा डिफेक्टिव है, तो वो एक ये मेथड होता है, उसके थ्रू वो लोग सेल करते हैं किस प्रोडक्ट को मुझे पहले अपने स्टोर से बाहर निकालना है और किस प्रोडक्ट को सबसे लास्ट में निकालना है। सर नेक्स्ट सर, नॉन स्टोर रिटेलिंग। नॉन स्टोर रिटेलिंग में फर्स्ट आता है आपका डायरेक्ट सेलिंग। ये उस दिन भी मैंने बताया था, डायरेक्ट सेलिंग हुआ, मेल ऑर्डर हुआ एंड टेली मार्केटिंग हुआ। डायरेक्ट सेलिंग में इसमें है कि रिटेल चैनल टू बी डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देयर इज नो फिक्स रिटेल लोकेशन। इन डायरेक्ट सेलिंग देयर इज अ डायरेक्ट कस्टमर ऑफ द रिटेलर विद द, देखो मैं बताती हूँ इसमें क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग में, कि आपने बहुत बार देखा होगा कि आपके घर के बाहर ये प्रोडक्ट होते हैं, जैसे उनके कि भाई आप सर इतना प्रोडक्ट, इतना डोर टू डोर सेलिंग जिसे बोलते हैं, जो घर घर जाके करते हैं। इनका पर्टिकुलरली कहीं भी स्टोर ओपन भी होता है, ये कहीं भी अपना कुछ भी एक चीज को स्टोर करते हैं, उसको सेल करने लगते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट सेलिंग, डोर टू डोर सेलिंग ही बोल सकते हैं, या फिर किसी भी पर्टिकुलर एरिया में उन्होंने अपना छोटा सा कुछ भी लगा लिया, वहां पर सेल करने लगे। फिर है मेल ऑर्डर। मेल के थ्रू जो ऑर्डर्स आते हैं, आपने बहुत बार अपने मेल पे कोई ऑर्डर आता है, उस मेल के थ्रू जो सेलिंग होती है। नेक्स्ट है आपका टेली मार्केटिंग थ्रू अ कॉल। जो आपके टीवी में ऐड आते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा, जो बोलते हैं कि एक फोन उठाइए और इतने में इतनी साड़ियां परचेज कीजिए, बेडशीट, ये वो सारी की सारी टेली मार्केटिंग के थ्रू उनको सेल करते हैं, उसको बोलते हैं टेली मार्केटिंग। ठीक है, जो नॉन स्टोर, जिनके कोई भी स्टोर कहीं पर नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सर, ऑटोमेटिक वेंडिंग। इसका है कि भैया देयर इज फॉर्म ऑफ नॉन स्टोर रिटेलिंग इन विच द प्रोडक्ट एंड स्टोर इन अ मशीन डिपेंड्स द कस्टमर विद द डिपॉजिट कैश। वेंडिंग मशीन इन प्लेस इन अ कन्वीनियंट बिजी लोकेशन लाइक प्रायोरिटी शॉपिंग मॉल्स। या ऑटोमेशन मशीन मतलब ये कि जहाँ पर आपने कभी कार्ड वार्ड से पेमेंट होते देखा है बच्चों? यस मैम। एक तो वो देखा है, एक आपने मशीन देखी होगी जहाँ पर हम 10 रुपए अपना डालते हैं और उसकी चॉकलेट आ जाती है गिर के, जो आपने टीवी में एक बहुत अच्छा एड, किटकैट का एड जो आता है, जिसमें एक बच्चा सिर्फ एक ही रुपए डालता है, बट उसकी किटकैट आना बंद नहीं होती, जो मशीन होती है ना, देखी होगी आपने, एड देखा बोला किसी ने? यस मैम, वेंडिंग मशीन जानते हैं। यस मैम, यस मैम। हाँ, तो उसी को बोलते हैं, ये होती है आपकी वेंडिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग। इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग में है, इट इज कॉल्ड ई रिटेलिंग इन इंटरनेट रिटेलिंग। ई रिटेलिंग फॉर्मिंग विद प्रोडक्ट एंड ऑफर टू अ कस्टमर थ्रू इंटरनेट। आपका सबसे बड़ा एग्जांपल है मिंत्रा हुआ, अमेजोन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, ये सारे के सारे आपके आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग में। ठीक है, तो मतलब हम ऑनलाइन किसी भी चीज को परचेज एंड सेल कर रहे हैं, देन इसको हम लोग हाँ 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट करिएगा सर जरा। नेक्स्ट एक बार। नेक्स्ट, ये तो फ्लिपकार्ट लग रहा है, ठीक है। हाँ सर, यही रुक जाइए बस, अब ये शायद मैंने करवाया है, ये बताया मैंने, रोल ऑफ रिटेलर्स इन बिजनेस साइकिल।
नो मैम। इसका बता ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल दे कि कोई भी रिटेलर है, अगर हम उसे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं तो वो कैसे वर्क करता है ना। तो मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। अगर मैं एग्जांपल के थ्रू क्यों बताती हूँ कि कभी भी आप लोग बुकिश नॉलेज तो पढ़ सकते हो इजीली, आप कहीं पर भी बुक्स लेंगे, आपको पता है कि भाई ये आप गूगल पर डालेंगे तो आपको इजीली आ जाएगा कि इसी चीज की पर्टिकुलर ये डेफिनेशन है। एग्जाम्पल बताने का और मैं डेली लाइफ के एग्जाम्पल इसलिए हो लेती हूँ क्योंकि आप बच्चों के दिमाग में रह जाता है। और फिर जिस दिन आप ना टीवी के एक एक एड को समझना स्टार्ट कर देंगे, सिर्फ टीवी के नहीं, कहीं भी कोई बैनर लगा है कुछ भी, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये लोग क्या कर रहे हैं, कैसे एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, इस चीज से इन्हें कैसे प्रॉफिट है, किस चीज को वो किस तरीके से रन कर रहे हैं बिजनेस को। ठीक है, अब रोलर है साइकिल में आपको बताती हूँ। मैन्युफैक्चर सबसे पहले आता है कि प्रोडक्ट को वो मैन्युफैक्चर करते हैं होलसेल। जैसे डस्टर का एग्जांपल ले लेते हैं। डस्टर हमारा वुड है, वो सबसे पहले उस लकड़ी को खरीदते हैं, लकड़ी को परचेज करते हैं। ठीक है, देन आफ्टर वो उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। अब उसमें आगे लगने वाला जिससे वो डस्टर होता है रफ, वो जो रबड़ को वो क्या बोलते हैं उसको, वो चीज उसे एंड वो लोग जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर अच्छे से हो जाता है पूरा उसका मैन्युफैक्चर में भी आपकी बहुत सारी चीज आती है। उसकी पैकेजिंग होती है, उसका कलर डिसाइड होता है, किस तरीके से उसकी कैसा उसका डिजाइन होगा, किस तरह के डिजाइन से वो बनेगा। ठीक है, कैसे उसका एडवर्टाइजिंग करेंगे, सारा का सारा कंप्लीट चीज करके होलसेलर को देते हैं। होलसेलर के पास जब वो माल आता है पूरा बल्क में कोई, ठीक है, बल्क के बाद वो माल रिटेलर परचेज करते हैं। रिटेलर कौन होते हैं? हमारे जैसे, जैसे मैंने अपना कोई भी रिटेल स्टोर ओपन कर लिया बुक्स का, वहां पर डस्टर मैं अपने पास बल्क में वो सेल कर रही हूँ, देन मैं उसे एक एक करके कस्टमर को सेल करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सर, फंक्शंस ऑफ रिटेलर: शॉर्टिंग, ब्रेकिंग बल्क, होल्डिंग स्टॉक, फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, ओनरशिप यूटिलिटी, एडिशनल सर्विस, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एडवर्टाइजिंग फंक्शन। शॉर्टिंग से पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई शॉर्ट मतलब उन्हें कहाँ से पता चल कि ये जो प्रोडक्ट है उस पर्टिकुलर लोकेशन यहाँ होलसेल हो, फिर यहाँ से ये कैसे पता चलता है, वो आपका आता है शॉर्टिंग। ब्रेकिंग बल्क, ब्रेकिंग बल्क में उस दिन भी मैंने आपको ये बात बताई थी फर्स्ट क्लास में कि ब्रेकिंग बल्क में क्या होता है, स्टार्टिंग किसी भी डस्टर है, अब हम स्टार्टिंग वाला दोबारा बताऊं। यस मैम। शॉर्टिंग में क्या है कि पता कैसे चलता है उनको कि किस प्रोडक्ट का कहाँ पर होलसेल में या फिर कहाँ पर उसका होलसेल का स्टोर है। अभी मैं जैसे रिटेलर हूँ, मैंने किसी चीज को अपना स्टोर तो ओपन कर लिया, मुझे कैसे उस चीज के बारे में पूरी जानकारी है, या फिर मुझे यही प्रोडक्ट अपने स्टोर के लिए परचेज करना है, ये इंफॉर्मेशन लेना, सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, यस मैम। फिर आता है ब्रेकिंग बल्क। फिर वो उसको ब्रेकिंग बल्क में क्या है, मैं एक साथ 100 डस्टर तो नहीं ले सकती हूँ। ठीक है, वो रिटेलर के पास एक साथ 100 आएंगे, फिर एक एक करके जितना मुझे कस्टमर को अपने हिसाब से नीड होगी वो उस चीज को अपने हिसाब से परचेज करता है। तो ब्रेकिंग बल्क मतलब क्या है, वो उस चीज मतलब किसी भी इकट्ठे वाली चीज को ब्रेक कर रहे हैं, छोटे छोटे क्वांटिटी में हम लोग को वो सेल करते हैं। नेक्स्ट आता है होल्डिंग स्टॉक। स्टॉक को पूरा का पूरा होल्ड करके रखते हैं वो अपने पास, अगर हमें जैसे जरूरत है उस स्टॉक की, देन वो हमें वो उस चीज को प्रोवाइड करवाते हैं। फॉर्म यूटिलिटी मतलब कैसे वो उस चीज को यूटिलाइज करवा रहे उस एरिया पे। अगर वो फॉर एग्जांपल है अपना अगर इकोनॉमी के हिसाब से बात करते हैं, मैं इसलिए इस एग्जांपल ले रही हूँ कैश का। इंडिया में मशीन हमारे पास है, पेपर हमारे पास है, हम जितना चाहे उतना कैश छाप सकता है आरबीआई हमारे लिए, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसा क्यों नहीं करते वो, अगर वो हमारे पास बहुत ज्यादा कैश अमाउंट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे या फिर बहुत ज्यादा मशीन से वो चीज, हाँ जब मैं इस बार बच्चे ने पूछा था, मैम जो इंसान आरबीआई में काम करता होगा उसे तो कभी पैसे की कमी नहीं होती होगी क्योंकि उसको जितनी जरूरत तो मशीन से तुरंत से, ऐसा आपको लगता है ऐसा होता होगा, छाप लेता होगा?
बताओ आप ऐसा बोलिए। हाँ, ऐसा नहीं होता है। वो जितना हमारी कंपनी को, हमारे इकोनॉमी को जितने जरूरत है, जितने कैश की, वो सिर्फ और सिर्फ उतना ही हमारे वहां से प्रिंट होके होता है। ऐसा नहीं होता कि मशीन अगर हमारी इंडिया के पास है और हमारे पास आरबीआई के गवर्नर के साइन है तो हम जितना चाहे इतने नोट छाप सकते हैं। सेम यहाँ पर ये है, तो जितनी हमें जरूरत है किसी चीज की, हम उतना ही मार्केट में मैन्युफैक्चर करके दे रहे हैं ना, हम उससे ज्यादा मैन्युफैक्चर करके देंगे तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो डिमांड है या फिर जो प्राइस है वो अपने आप ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर इंडिया में हमारे पास कैश ज्यादा रहेगा तो हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है वो नीचे चली जाएगी। अभी हमारा जो ₹1 है, हमारा सॉरी यूएस का $70 और हमारा नहीं, यूएस का $170, एक डॉलर हमारा ₹70 के बराबर है। तो हमारे ऑटोमेटिकली हमारे प्राइस की, हमारे रुपए की वैल्यू नीचे गिर जाएगी। सेम अगर हम कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में बहुत ज्यादा सप्लाई उसकी कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो प्राइस है वो नीचे गिर जाएगा। नेक्स्ट है टाइम यूटिलिटी। अगर हम टाइम पर किसी भी चीज को प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, अभी समर का टाइम चल रहा है, अगर हम समर के हिसाब से जैकेट्स, रूम हीटर या फिर ये जितने भी एग्जांपल्स हैं, खाने के लिए के ले सकते हो, हमारी पर्सनल चीज, इलेक्ट्रॉनिक को लेकर, अगर हम उस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे वो चीज मार्केट में फ्लक्चुएट नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये कि हमारा रिटेलर पर्टिकुलर काम नहीं कर रहा है, हम अच्छे से सेल नहीं कर पा रहे हैं। प्लेस यूटिलिटी, हर बार मैं बोलती हूँ किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले हमें समय, जगह और हमें उस टाइम पे उस जगह की क्या वैल्यू है उससे ही अपने स्टोर को ओपन करना चाहिए। सेम यहाँ पर है प्लेस यूटिलिटी। आपको जगह के हिसाब को देख कर, दिल्ली में, दिल्ली रहे तो हम दिल्ली में उस हिसाब से रिटेल स्टोर ओपन करेंगे। हम कल को कहीं और गए, यूपी में है, हम यूपी के हिसाब से करेंगे, बिहार में हम बिहार के हिसाब से ओपन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है ओनरशिप यूटिलिटी। ओनरशिप आप लेते हो, उस ओनरशिप को आप किस तरह से मार्केट यूज कर रहे हैं ये भी इसमें आ जाता है, ओनरशिप यूटिलिटी। ठीक है, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। चैनल कम्युनिकेशन में हम बोलते हैं कि हमारा प्रॉपर कम्युनिकेशन यूजर के साथ या कस्टमर के साथ है या नहीं। अगर हमारे कस्टमर के साथ प्रॉपर वो नहीं हो, अच्छे से मेरा व्यवहार एक बोलते हो जो आप, अच्छा नहीं होगा, कभी भी हमारा रिटेल स्टोर नहीं चलता है। ठीक है, जितना अच्छा हमारा कम्युनिकेशन होगा उनके साथ ही नहीं, सिर्फ होलसेलर्स के साथ, मैन्युफैक्चरर्स के साथ, उतने अच्छे से हम अपने उतना ही हम लंबे समय तक चलेंगे, उतने ही अच्छे से हमारा बिजनेस रन करेगा। ट्रांसपोर्ट एंड एडवर्टाइजिंग फंक्शन। यस, ट्रांसपोर्ट मतलब कि कैसे आप उस माल को पर्टिकुलर को लेके आ रहे हो, कितने सेफली लेके आ रहे हो, उस टाइम पे आपका आने टाइम पे कोई किसी भी चीज को आप हार्म तो नहीं हो रहा है। एंड एडवर्टाइजिंग फंक्शन, एडवर्टाइजिंग तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारे कस्टमर के अंदर हमारे ब्रांड की अवेयरनेस नहीं होगी तो सेल नहीं होगी तो हम प्रॉफिट अर्निंग कर, राइट। कस्टमर एज ए रिटेलर आपके लिए भगवान होता है, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग हो, इनडायरेक्ट सेलिंग हो, किसी भी तरह से सेल हो रहा है, हमारे लिए सब कुछ हमारा कस्टमर ही है। नेक्स्ट, व्हाट डज शॉपिंग मीन्स टू अ कस्टमर। शॉपिंग का मतलब कस्टमर के लिए क्या होता है, आप लोग बताओ, चलो कौन बताएगा मुझे। एक स्पेशली लड़कियों में शॉपिंग का क्या होता है आपके लिए। अपनी नीड से अपने आप को सेटिस्फाई करना, वो चीज खरीदना, और हमें एक अलग खुशी भी मिलती है जब हम शॉपिंग करने से, राइट। अपने आप को सेटिस्फाई, यहाँ पे इसमें लिखा है नीड को फुलफिल करना। कैसे प्रोवाइड अ, यस, जरूरत। फर्स्ट इसका लिखा हुआ प्रोवाइड अ प्लेजेबल एक्सपीरियंस। मतलब जब हम कहीं किसी नई जगह करने जाते हैं या फिर नई या फिर पुरानी जगह पर, तो हमें पता चलता है कि अभी क्या चीज मार्केट में नई आई है, मार्केट में किस चीज का फैशन चल रहा है, या फिर क्या चीज हमें अभी पहननी चाहिए, किस चीज को किस तरह से यूज करना चाहिए। सेकेंड है बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल एक्टिविटी। यस, अगर मैंने वही चीज अभी बोली, हम डेली शॉपिंग हम बहुत ज्यादा अवेयर रहेंगे प्रोडक्ट के लिए, बहुत ज्यादा हम शॉपिंग के लिए, तो मेरा लाइफस्टाइल, मेरे रहने का तरीका, इन सब चीजों में भी ऑटोमेटिकली चेंज आता है। सेकंड है ऑफर ग्रेट प्रोडक्ट। हाँ, अगर हमें प्रोडक्ट की अवेयरनेस होगी तो मैं उतना अच्छा प्रोडक्ट को परचेज कर सकती हूँ अपने घर के लिए, अपने लिए।
कांट इट रिलीव स्ट्रेस। लड़कियों का तो स्पेशली होता है कि मेरा तो है कि जब भी मैं स्ट्रेस में होती हूँ तो मेरा रहता है कि नहीं भाई कुछ ना कुछ शॉपिंग करने चले जाओ ताकि आपका जो स्ट्रेस है वो थोड़ा कम हो जाए। और इट जस्ट अ चेयर अप, मतलब चेयर अप बोल सकते हो, चोर बोल सकते हो भाई, हाँ कि भाई थोड़ा रिलैक्स है हम, थोड़ा हम कुछ अभी अपने स्पेशली लड़कों का रहता है कि नहीं भाई शॉपिंग करने मतलब खर्चा होना, बट लड़कियों का शॉपिंग करना है स्ट्रेस को कम करना, अपने आप को थोड़ा वार्म अप करना कि अभी हम तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है भाई, थक गए हैं काम करते करते या फिर एक ही लाइफस्टाइल की रूटीन को फॉलो करते करते, तो थोड़ा शॉपिंग करके आते हैं, राइट। तो ये है कि व्हाट डज शॉपिंग मीन्स टू अ कस्टमर। नेक्स्ट, अ प्लेजर एक्सपीरियंस, हाउ रियलिटी गिविंग टू अ रिंग। ये एक एक्सपीरियंस है, ये बच्चे का साइकिल है। बहुत सारे एड ऐसे आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ बनाई लड़कियों, रिंग हुआ, गोल्ड हुआ, ये सारे के सारे किस क्यों एक प्लेजर एक्सपीरियंस, मतलब अगर हम जब शॉपिंग करने जाते हैं वहां पर कोई चीज परचेज कर रहे हैं या फिर हमें पता रहता है, मुझे पता है कि कल 10 दिन बाद मुझे अपने लिए कुछ परचेज करने जाना है, तो हम उसके बारे में बहुत ज्यादा सर्च करते हैं, या फिर जब वो चीज हमारे पास आ जाती है। सेम एक बच्चे, यहाँ पे एग्जाम्पल बच्चे का फोटो दिया गया साइकिल का, जब उसके पास नई चीज आती है तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, एक अलग ही खुशी होती है उसके पास, राइट। नेक्स्ट, लाइफस्टाइल एक्टिविटी से हम बोल सकते हैं जस्ट मूव टू टेल टाइम। घड़ी क्यों है हमारे पास, हमें जरूरी थोड़ी नहीं है घड़ी बांधना, हम अपने फोन से भी टाइम देख सकते हैं, या फिर हम जिस जगह गए हैं आजकल हर जगह घड़ी लगी होती है, वॉचेस, बट वो थोड़ा हमारे लाइफस्टाइल को, हमारे मैं कैसे रह रही हूँ या फिर थोड़ा पर्सनैलिटी को फोकस करता है कि वॉच है। आपका एग्जाम्पल भी आता है शायद वॉच का या फिर इन सब चीजों का कि आपका पर्सनैलिटी गूम अप करता है। आपके हाथ में वॉच होती है, आपको पता है भाई हमारे हाथ में वॉच है, मुझे एक अलग सा कॉन्फिडेंस है। तो वहां पर ये है कि लाइफस्टाइल एक्टिविटी, वॉच होता है, शूज होते हैं, लड़कियों के लिए उनकी इयररिंग्स होते हैं या फिर कुछ भी उनका ड्रेसअप होता है, तो वो सारी उनकी डेली लाइफस्टाइल की एक्टिविटीज में कंटिन्यू होता है। नेक्स्ट, ऑफ अ ग्रेट प्रोडक्ट और एन एटीट्यूड। यहाँ पर आपकी दो फोटोग्राफ है, दोनों अलग अलग चीज को दिखा रहा है। आप बता सकते हो क्या चीज बता रहे हैं ये लोग? मैम फोटोग्राफी एंड एक्सरसाइज रनिंग एंड सेकंड, मतलब ये क्या बता रहा है? क्या अगर आप इस पिक्चर को देख रहे तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है? फैशन 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 बता रहा है कि इस पे आप कैसे पहनते हो एंड आप रेगुलर कैसे पहनते हो। इसमें अगर हम दो फोटोग्राफ्स हैं, पहला फोटोग्राफ है जिसमें एक लड़की जीन्स और टॉप प्रॉपर ड्रेसअप होके खड़ी हुई है, ठीक है। ये इस चीज को, ये जो ड्रेस मैं भी अगर ये ड्रेस पहन के जाती हूँ तो ये चीज हमारी एक अलग कॉन्फिडेंस बूम अप करती है, क्योंकि उस टाइम पे मैं किसी पार्टी या फिर कहीं पे अच्छी जगह पर जा रही हूँ। सेकंड है आपका ये क्या बोलते हो, एक्सरसाइज का, ठीक है। मतलब हर एक आप अगर एक्सरसाइज वाले कपड़े पहन के किसी पार्टी में तो नहीं जा सकते हो, राइट। और सेम आप एक्सरसाइज की जगह पे जीन्स वियर नहीं कर सकते हो, जीन्स टॉप, या फिर इतना जितना आप जिस तरह से पार्टी में जाते हो वैसे नहीं जा सकते हो। तो एक फैशन, एक एटीट्यूड आपके क्लॉथ से, मतलब आपका जो होता है ना टेक्सचर, आप जो कपड़ा पहन रखा है आपने, वो आपका बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। आप स्कूल के टाइम पे अगर आप जो मिनी स्कर्ट या फिर जो वन पीस लड़कियां पहन के जाएंगे तो वो चीज नहीं, स्कूल के टाइम पे आप ड्रेस ही पहन के जा रहे हो, राइट। पार्टी के टाइम पे पार्टी के जैसे ही कपड़े पहन के जा रहे हो, तो आपका पर्सनैलिटी के बेसिस पे आपकी ये सारी चीजें इफेक्ट करती हैं। A shopper should be able to determine a store's name, life of trend, came to fame, price, position and personality. इसमें अगर हम इन 3 सेकंड में ये बता रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, आप बताओ क्या कर रहे हैं ये? शायद किसी चीज पे स्टोर की पर्सनालिटी नहीं, मैं बताती हूँ, किसी चीज के प्रोडक्ट का वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। ये एडवर्टाइजमेंट आपने कभी भी रेमंड के शोरूम का, जब आप रेमंड का वो देखते होंगे एड टीवी पे, तो थोड़ा वो अलग ही टाइप से आता है। एक बिजनेसमैन होता है बहुत बड़ा, ठीक है, वो अगर रेमंड का प्रॉपर सूट
वियर कर रखा होता है तो उसके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आता है, वो अलग ही एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। तो मतलब उनके एडवर्टाइजमेंट भी ऐसे होते हैं। इनके कहने का सीधा साधा मतलब ये है कि नेम, लाइन ऑफ ट्रेड, इसमें देखो किस कंपनी का ये प्रोडक्ट है वो लिखा हुआ है ऊपर, क्लेम टू फ्रेम। अगर कल को जो इसने पहन रखा है, बहुत सारे ऐड ऐसे होते हैं कि जिसमें है कि भाई अगर तुमने ये पहन रखा तो तुम्हें तुम्हारे आपके बदन को भैया आग नहीं छुएगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो हर एडवर्टाइजमेंट का मतलब भी उनका ऐसा होता है कि वो किस तरह से पर्सनैलिटी या फिर हमें ग्रूम अप कर रहे हैं। प्राइस, पोजीशन एंड पर्सनैलिटी। सबसे बड़ा एग्जांपल थम्स अप का बार बार इसलिए देती हूँ क्योंकि वो उसमें एड में क्या दिखाते हैं कि आपने अगर सिर्फ और सिर्फ एक थम्स अप पी ली है तो आप ऊपर जा रहे हो, आप नीचे आ रहे हो, आपको डर नहीं लगे किसी भी चीज से, आप पहाड़ों पर चढ़ सकते हो। बट क्या ऐसा हो सकता है? आप थम्स अप पी के पहाड़ से कूद जाओगे तो बच जाओगे, बट ऐसा नहीं है। लेकिन उन्होंने एक आपका जिस तरह से आजकल का यूथ चाहता है ना रहना, जिस तरह से आज का यूथ रहना चाहता है, सेम है वो